हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, योद्धा सीरीज। तो ये योद्धा सीरीज जो है बिहार एसएससी के लिए जो है चलाया जा रहा है और इसमें जीके जीएस का जो है सीरीज होने वाला है। और इसमें टोटल सीरीज आपको 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला मिलने वाली है। कितने? 10,000 श्रृंखला मिलने वाली है, 10,000 प्रश्नों की। और इसमें खास करके ज़्यादा जो है डिस्कशन भी कराया जाता है। तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 96 से है। तो इसके पहले हम लोग जो है 95 नंबर तक पढ़ा दिए हैं। आज का हमारा जो है 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लास जो है अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी जो है मजा आने वाला है, ठीक है। तो अगर एग्जाम को अगर क्रैक करना है, क्रैक करना है तो आप लोग इस सेशन से अवश्य जुड़िए, ठीक है। तो चलते हैं, आज के प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। करा यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। तो देखिए, टेक्निकल क्वेश्चन है। स्वाभाविक है कि जब हवा गर्म होगी, तो जो नदी और नाले में जो पानी रहती है उसकी बाष्पन की दर क्या होगी, तो तेजी हो जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा गर्म मौसम में हो रहा, ये साइंस का आज का वेटेज ज्यादा है, इसलिए इसमें डिस्कशन थोड़ा कम होगा। जहां जहां डिस्कशन होगा मैं कराते जाऊंगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आएगा तो मैं पूरा डिस्कशन कराऊंगा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है गर्म मौसम में पंखा चलने से काफी आराम महसूस होता है। जब आप जो है खटिया पर सोते हैं और ऊपर पंखा चलता है गर्मी के मौसम में, तो कहते हैं आहा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपके आम जीवन में घटती है। तो कह रहा क्या पंखा ठंडी हवा देती है? क्या ऐसा होता है कि पंखा ठंडी हवा देती है? नहीं, कूलर ठंडी हवा देती है। कह रहा हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकरण होता है। जी, ये हो सकता है। हमारा पसीना क्या होता है, तो तेजी से बाष्पीकरण होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या होता है, तेजी से फैन चल रहा होता है, इसलिए हमारा पसीना जब सूखता है तो हमको आराम का फीलिंग देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेजर्ट कूलर की शीतलता किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन पर, वायु निर्जलीकरण पर, वाष्पन शीतलन पर, वायु पुनर्जलीकरण पर। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको कमेंट पढ़ें और देखें कि हाँ कौन हमारे जो है बंधु पढ़ने में इतना मेहनती है। तो कह रहा डेजर्ट कूलर की शीतलन किस पर आधारित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वाष्पन शीतलन से, है ना। वाष्पन और शीतलन का जो है प्रक्रिया से डेजर्ट कूलर जो है क्या करती है, तो शीतलन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कैसे ठंडा कीजिएगा? अगर आपका कमरा गर्म है तो क्या पानी को बहा दीजिएगा? नहीं, संपीड़ित गैस का छोड़ने से। बिल्कुल सही बात है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से आपकी जो कूलर है, सॉरी रूम है, वो ठंडा कर देगी, ठीक है। रसोई गैस तो नहीं, तो विस्फोट हो जाएगा। ठोस को पिघलने से ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर आपको संपीड़ित गैस के छोड़ने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम की अगर बात की जाए तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? क्या तरंग दैर्घ्य का है, ऊर्जा का है, आवृत्ति का है, वेग का है? किसका है जी, ये बताइएगा आप लोग। तो एंगस्ट्रम की अगर बात की जाए तो किसका इकाई है? ये है आपको तरंग दैर्घ्य की। ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा जो है जूल की है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। आवृत्ति की अगर बात करें तो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज, आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। और वेग का क्या होता है, तो विस्थापन होता है। वेग का विस्थापन होता है। तो ऊर्जा का क्या होता है? जूल, आवृत्ति के हर्ट्ज, मेघ का विस्थापन, और एंगस्ट्रम किसका है, तो तरंग दैर्घ्य का। अगला क्वेश्चन, कह रहा वायु में ध्वनि की तरंग होती है। वायु में ध्वनि की तरंग, वायु मतलब हवा में जो ध्वनि की तरंग होती है वह कैसी होती है? क्या तिरछी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, ध्रुवीकृत होती है? कैसी होती है? तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि तरंग को जो है 2 भागों में बांटा गया था। कितने? 2 भागों में।
तरंग को दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था आपको जाकर के यांत्रिक तरंगे था, यांत्रिक तरंग था, और दूसरा की अगर बात किया जाए, दूसरा की तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय है ना तरंग। तो कभी कभी पूछता है कि ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, तो यांत्रिक तरंग का हो जाएगा। ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, यांत्रिक तरंग है। रेडियो तरंग किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, जबकि यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय का। जबकि ये ध्वनि जो है, ध्वनि किसका उदाहरण है, तो यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायु में ध्वनि का तरंग कैसी होती है, तो वायु में ध्वनि का तरंग जो होती है आपको अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। जबकि प्रकाश की अगर बात किया जाए तो प्रकाश में कैसी होती है, तो प्रकाश में आपको अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश में कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर निम्न में से कौन से तरंगे यांत्रिक तरंग है। ये लीजिए, अभी आ गया, अभी मैंने बताया था है ना कि तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो कह रहा है कि यांत्रिक तरंगों का कौन सा उदाहरण है, रेडियो तरंग है ना। रेडियो तरंग तो किसका उदाहरण हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का हो जाएगा है ना। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्वनि तरंग की अगर बात किया जाए तो ये कैसी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है कितना बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है ना कि क्या बताएं। तो करें कि कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगे है, तो ये जो हो जाएगी आपको ध्वनि तरंगों एक क्या है, यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है, यांत्रिक तरंगा का। अगला क्वेश्चन कर कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। तो पहले जान लीजिए, आप ध्यान से कान लगा के सुनिए कि ध्वनि, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, उसके साथ हवा चाहिए है ना, उसके साथ क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए, उसके साथ माध्यम चाहिए। अगर माध्यम नहीं दीजिएगा तो जो है ध्वनि आपको सुनाई देने वाला नहीं है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला बिल्कुल नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। नहीं, तो क्या प्रकाश तरंगे कर सकती है, ध्वनि तरंगे, उष्मा तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। तो शून्य में संचरण नहीं करने वाला कौन है, ये ध्वनि तरंगे। कौन है, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे फिर से मैं लिखना चाहूंगा है ना, ताकि लिखते लिखते आपको याद हो जाए कैसी तरंगे हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अगर बात किया जाए प्रकाश तरंगे की, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं है ना, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे की अगर बात किया जाए तो किसका उदाहरण है, यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारा था। अगला क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे मतलब रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे है ना, जैसे हमारा एफएम रेडियो ये सब चलता है ना, तो कैसे चलता है, क्योंकि ऊपर जो है आयन मंडल में सैटेलाइट को छोड़ा गया है, और उसी सैटेलाइट के माध्यम से धरती पर क्या होता है, प्रसारण होता है। जैसे डीटीएच केबल है ना, जितना भी मतलब जैसे हो गया इंटरनेट है, ये सभी क्या है, तो ये सब जो है रेडियो तरंगे के माध्यम से जो है हमारे तक पहुंच पाता है। तो कह रहा कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आता है धरती पर, परावर्तित होकर के, क्या क्षोभ मंडल से आता है, आयन मंडल से, क्षोभ सीमा से, संताप मंडल से, कहाँ से आता है जी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको आयन मंडल। कहाँ से आता है, आयन मंडल से। क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटना होती है। क्या होती है, मौसमी घटना, मौसमी घटना होती है। संताप मंडल की बात करें तो यहाँ जो ओजोन लेयर अवस्थित है, ओजोन परत है, ओजोन परत है, ओजोन ओजोन क्या है, तो परत है ना। ओजोन परत का क्या काम है, तो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, पराबैंगनी किरणों से
नहीं तो जो है हम लोग जो है गिनती दिन में झौंसा जाएंगे। पराबैंगनी किरणों से बचाती है ना, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और आयन मंडल में जो है सैटेलाइट होता है, उपग्रह, उपग्रह, उपग्रह रेडियो तरंगे हो गया ना, रेडियो तरंगे हो गया। ये सभी जो है आपको आयन मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सही कथन का चयन करें। क्या कह रहा है, सही कथन का चयन करने, तो पढ़ते हैं। एक नंबर में कह रहा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। ऐसा नहीं, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तो ज्यादा होता है, बैंगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से ज्यादा होता है, ये सही है। क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है अत्यधिक होता है और रंगों के अपेक्षा। इसीलिए इसीलिए तो लाल प्रकाशों का प्रयोग जो है रेलवे में, रेलवे में जो है सिग्नल के रूप में किया जाता है, ट्रैफिक में सिग्नल के रूप में किया जाता है, रेलवे में, ट्रैफिक में, ये सब में जो है सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब में जो है सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है काफी ज्यादा होता है। ये तरंग दैर्घ्य क्या चीज है, तो तरंग दैर्घ्य का मतलब हुआ फैलाव, मतलब लाइट जलाए वह जो है फैल गया और दूर से ही दिख रहा है कि वहां पर लाल जल रहा है, लाल जल रहा है, इसका मतलब है कि आप अलर्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा पराध्वनि तरंगे, पराध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। पराध्वनि तरंगे या परस्रव तरंगे की बात किया जाए, पराध्वनि कहिए या परस्रव तरंगे की जो आवृत्ति होती है वह कितनी होती है, तो कितनी होती है, क्या 20,000 से कम होती है, 20 हर्ज और 2 किलो हर्ज के बीच होती है ना, तो 2 किलो हर्ज और 20 किलो हर्ज के बीच में होती है, 20 किलो हर्ज से अधिक होती है तो पराश्रव्य तरंगे या पराध्वनि तरंगे की जो मान होती है वह 20,000 से अधिक होती है। क्या होती है, 20 किलो हर्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20,000 से कम की अगर बात किया जा रहा है तो इसमें जो है अवस्रव तरंगे आती है, अवस्रव तरंगे, अवस्रव तरंगे आती है ना। और 20 से 20,000 के बीच में अगर देखा जाए, 20 से 20,000 के बीच में, 20 से 20,000 के बीच में क्या होती है, तो श्रव्य तरंगे होती है, श्रव्य, सब श्रव्य तरंगे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व मतलब आवाज कैसा निकल रहा है ना, पतला कि मोटा, कैसा, तो ध्वनि का तरत्व कहलाता है। तो वह किस पर डिपेंड करता है, क्या आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो ध्वनि की जो तीव्रता है, सॉरी तरत्व है, वह किस पर डिपेंड करता है, ये बताना है, किस पर करता है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी पर जो है इसका जो है तरत्व डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कर प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे, आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। प्रकाश का जो रंग है ना, कि प्रकाश का रंग कैसी है, लाल है, ब्लू है, हरियर है, नीला है, तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वह किस पर निर्धारित होता है, तो वो जो है आपको तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित होता है। किस पर होता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित होता है। प्रकाश का सिद्धांत की अगर बात की जाए, है ना, प्रकाश का सिद्धांत, प्रकाश सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी तरंगे है, तो प्रकाश तो है अभी बताए थे, प्रकाश कैसी तरंगे है, तो अनुप्रस्थ तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे है, कैसी तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे है। प्रकाश तरंगे कैसी है, अनुप्रस्थ तरंगे है। और प्रकाश का सिद्धांत किसने दिया था, इसका जो सिद्धांत है ना, हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस ने, हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है
किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा वाला और आभासी मतलब है ना, मतलब बनावटी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? समतल दर्पण का। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, है ना। तो किसका प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा और आभासी मतलब बनावटी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो जो है अवतल दर्पण का। किसको? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो इसे अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहलाता है। अभिसारी दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो अपसारी दर्पण कहलाता है। अपसारी दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो समतल दर्पण आप सभी के जो है घरों में होता होगा, है ना। तो समतल दर्पण में क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण में पूरी फिगर को दिखने के लिए, है ना, वस्तु को जो है कितना पर रखना चाहिए? तो कम से कम जो है उसका आधा होना चाहिए। किसका? उसका आधा होना चाहिए। ठीक है। अवतल दर्पण की बात करें तो इसका फिगर जो है इस तरह से होता है, अवतल दर्पण की, है ना, इस तरह से उभरता हुआ, है ना। और उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो इसका जो है इस तरह से होता है ना। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का सैमुअल कोहेन ने, नरिंदर कंपानी ने, पर्सी एल स्पेंसर ने, टीएच महिमान। किसने किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार? ऑप्टिकल फाइबर का, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? नरिंदर कपानी ने। किसने किया था? नरिंदर कपानी ने। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तनीय नहीं है? वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या अपवर्तनांक। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तनीय नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक जो है ये परिवर्तनीय नहीं होता है ना। जैसे कि तैसे रहता है, जिस तरह से वस्तु में द्रव्यमान नहीं बदलता है उसी तरह से प्रकाश में अपवर्तनांक नहीं बदलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ? क्या ट्रॉम्बे में, असम, दिल्ली, भिलाई। तो भारत में भारी जल की अगर बात की जाए तो इसका जो फार्मूला होता है DTO होता है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड, है ना। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ना। किसका? भारी जल का। तो कह रहा है इसी के बारे में कि यह कहाँ बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ट्रॉम्बे में। कहाँ बनाया जाता है? ट्रॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, कह रहा सबसे ज्यादा श्यानता होती है। अच्छा, श्यानता का मतलब क्या होता है? जैसे शहद को आप लोग देखते होंगे, शहद को, है ना। तो शहद जो है किस तरह से जो है एकदम पूरा गाढ़ापन रहता है, पूरा गाढ़ापन रहता है, गाढ़ापन रहता है। तो सबसे ज्यादा श्यानता अभी अगर पूछे तो किसका होता है? शहद का होता है। किसका होता है? शहद का। देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है शहद, तो इसको टिक लगाएंगे कि सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की होती है। किसकी होती है? शहद की। अगला क्वेश्चन, अगला है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक तो किसे कहा जाएगा? लेबुजियर को। किसको? लेबुजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी जो प्रक्रिया है वह क्या है? तो क्या रंगीन पदार्थों की पहचान करता है? बिल्कुल गलत बात है। पदार्थों की संरचना हेतु, ये भी गलत बात है। रंगीन पदार्थों की प्रभावी आसवन से, ये भी गलत बात है।
एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना, ये बिल्कुल सत्य है कि क्रोमेटोग्राफी जो प्रक्रिया है उसका जो प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से, मतलब जैसे कि बालू में सरसों मिला दीजिएगा तो क्या होगा, मिल जाएगा, तो उस क्रोमेटोग्राफी लगा दीजिए तो उसको जो है अलग कर देगा सरसों के बालू से, तो उसी को क्या कहते हैं, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना ही क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन, अगला है समुद्री जल का किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है, समुद्री जल को, है ना, समुद्री जल को कैसे शुद्ध कीजिएगा, जैसे समुद्र में बहुत सारा पानी है लेकिन उसमें बहुत सारा गंदगी भी है, तो कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, है ना, आसवन से, बाष्पन से, फिल्टर से, प्रभावी आसवन से, तो इसको जो फिल्टरिंग किया जाएगा आपको, है ना, आसवन विधि से, किसे, आसवन विधि के माध्यम से जो है समुद्री जल की प्रक्रिया को शुद्ध किया जा सकता है। किसके माध्यम से किया जा सकता है, तो आसवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, परमाणवीय नाभिक की खोज किसने किया था, तो परमाणवीय नाभिक की अगर बात किया जाए तो इसका जो खोज किया था डाल्टन ने, क्या किया था, डाल्टन ने जो है परमाणुय नाभिक की खोज किया था, परमाणुय, नहीं सॉरी, डाल्टन नहीं होगा, रदरफोर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, परमाणुय नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। डाल्टन की अगर बात करें तो ये परमाणु सिद्धांत दिए थे, क्या दिए थे, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ये छोटा छोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, है ना, तो डाल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत, तो इस भी आप भी कंफ्यूज कीजिएगा आज के बाद, तो डाल्टन अगर परमाणु सिद्धांत अगर पूछे तो डाल्टन ने, और परमाणु नाभिक की खोज अगर पूछे तो रदरफोर्ड ने किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड ने। आइंस्टीन की अगर बात किया जाए तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, विद्युत प्रभाव की खोज किए थे, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे। अगर बात किया जाए थॉमसन की, जे थॉमसन की, तो इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज, है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे किसने, तो जे थॉमसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरानी किताबों को कागज भूरा किस कारण होता है, देखते हैं कि किताब जब लाते हैं तो चकचक रहता है लेकिन कुछ दिन रख लीजिए या पढ़ लीजिए तो उसमें जो है क्या हो जाता है, भूरा कलर हो जाता है, हल्का सा मिट्टी कलर हो जाता है, हल्का सा, है ना, भूरा हो जाता है, तो किस कारण ऐसा होता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, लगातार उपयोग से, इस बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया है, संवादातन की कमी से, धूल जमने से, सेलुलोज की ऑक्सीडेशन से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर होगा, सेलुलोज की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब, है ना, रासायनिक अभिक्रिया होती है सेलुलोज की, उसी से क्या होता है, तो ये किताब और कॉपी क्या होता है, भूरा कलर पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन करा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन करा है निम्न में से परमाणु का भाग नहीं है, तो परमाणु में जो है 3 गो होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, मान के चलिए ये जो है ये है ना, और इसके अंदर जो है एक नाभिक होता है, तो नाभिक में जो रहता है पी और प्लस एन रहता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, तो पी प्लस एन अर्थात निम्न में से परमाणु का भाग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन है ये है, प्रोटॉन है ये है, न्यूट्रॉन नहीं ये है ना, तो इस तीसरा के अलावा इसमें कौन है, तब फोटोन है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा फोटोन, परमाणु का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है कहाँ, तो क्या मिर्चा में पाया जाता है, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में, है ना, विटामिन सी की अधिकता ये चारों ऑप्शन में से किसमें सबसे ज्यादा होती है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्यारा सा हरा मिर्च, प्यारा सा हरा मिर्च, जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, तो हरा मिर्च जो है में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन सी, बी फॉर विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है हरा मिर्चा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं रहता है, शरीर में स्टोर नहीं रहता है ना, भंडारित मतलब स्टोर नहीं रहता है, तो कौन सा विटामिन जो है शरीर में भंडारित नहीं रहता है, वो है विटामिन डी। कौन है? विटामिन डी, विटामिन डी। विटामिन ए की रासायनिक नाम की अगर बात किया जाए, रासायनिक नाम की, रासायनिक नाम की, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम की अगर बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ए के रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल है विटामिन ए की। इसका जो स्रोत है आपको गाजर है ना, गाजर में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी की अगर बात किया जाए तो इसका जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, विटामिन सी का। विटामिन डी की अगर बात की जाए तो इसमें जो है रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल होता है, कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। विटामिन ई की अगर बात किया जाए तो टोकोफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई का क्या नाम है? तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन सी की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी की अगर बात करें तो कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई हो जाएगा आपको टोकोफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई जो है आपको जनन क्षमता में, जनन क्षमता में, जनन क्षमता में सहायक होता है, सहायक होता है ना। तो विटामिन ई अगर आपको शरीर में बढ़ाना है तो आप जो है भूंजा भूला फूला हुआ है ना, फूला हुआ जो है चना खा सकते हैं, फूला हुआ मूंग खा सकते हैं, तो आपको विटामिन ई की जो है कमी नहीं दिखेगी। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो खट्टे चीजों में है ना, खट्टे चीजों में पाए जाते हैं, खट्टे चीजों में है, चीजों में जैसे हो गया आंवला हो गया। विटामिन ए अगर लेना है तो गाजर खाइए है ना, गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन डी की बात करें तो धूप खाइए है ना, सुबह का धूप लीजिए, धूप लीजिए, आपको जो है विटामिन डी मिलेगा। और जब विटामिन डी रहेगा तो हड्डियां आपको जो है क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा पान की लता, पान का पत्ता जो होता है तो उसका लत्ता से होता है ना, तो पान की लता बनने वाली जड़ कौन सी है? अवस्थम जड़ है, अनुलग्न जड़ है, आरोही जड़ है, छायादार जड़ है। तो इसका जो जड़ होता है आरोही जड़ होता है। क्या होता है? आरोही जड़। जड़ भड़क रहा है ना, क्या होता है? तो ये आरोही जड़ होता है। क्या होता है जी? आरोही जड़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा मानव आहार में पॉलिश चावल है ना, आजकल लोग जो है चिकना चिकना चावल खाते हैं, 120 रुपए किलो वाला है ना, जो दूरिये से लाइट मारता है ना। तो कह रहा पॉलिश चावल को खाने से कौन सी बीमारी का शिकार लोग हो रहा है? सूखा रोग से, रक्त अल्पता से, घेंघा से, बेरी बेरी से। तो यही तो है, बेरी बेरी से है ना। तो ये जो मानव आहार मतलब भोजन में जो ये चिकना चावल ले रहा है, पॉलिश वाला चावल ले रहा है, उससे जो है कौन सी बीमारी से बीमार हो रहा है लोग? तो बेरी बेरी से। किससे हो रहा है? बेरी बेरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको कहते हैं, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम हेतु प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। मतलब कौन से समस्थानिक से वो जो ब्लड कैंसर होता है, रक्त कैंसर उसी को कहते हैं, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम है ना, तो सेम है तो सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन सीरीज था यहीं तक था, और आज डिस्कशन वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही कम था, इसलिए डिस्कशन नहीं हो सका, इसलिए शॉर्ट वीडियो भी बन चुका है, क्योंकि अगर डिस्कशन हम करते हैं तो 1 घंटा से ऊपर वीडियो भागेगा, है ना। तो आज के लिए डिस्कशन नहीं था, इसके लिए आप लोग हताश नहीं होइएगा, है ना, डिस्कशन आपके लिए आते रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, है ना, नेक्स्ट डे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और इसका पीडीएफ, हमारा बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार जो है आप बात करके उसे दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।